क्वेश्चन 7 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी whose kth टर्म इज 5k + 1। देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सम निकाल दो n टर्म्स का। कह रहा है ये चीज आपको गिवन है, whose kth टर्म इज 5k + 1। हमें बस n टर्म्स का सम निकालना है और हमें गिवन जो है ना, हम बेसिकली हम जो गिवन होता है ना उस पर ही काम करते हैं हमेशा। अब गिवन क्या हमें kth टर्म इज 5k + 1, तो देखो kth टर्म होती क्या है, जैसे हमारा होता है nth टर्म। nth टर्म होती थी ना, nth टर्म को हम क्या लिखते थे, a + n-1 इंटू में d, यही तो लिखते थे। nth टर्म को हम ये भी कहते थे ना, a + n-1 इंटू में d, ये हमारी nth टर्म होती है। ऐसी अगर हमें kth टर्म बोला होगा तो kth टर्म ये नहीं हो जाएगी, a + k-1 इंटू में d। n की जगह बस k लगा दिया, nth टर्म में n आ जाता है, kth टर्म में k आ जाएगा। अगर हमें बोला और कुछ भी बोला, अगर k ना बोला होता और कुछ बोला होता, जैसे हमें बोला होता pth टर्म, तो pth टर्म क्या होती है, ap = a + p-1 इंटू में d, ये हो जाता। सही है। तो क्वेश्चन को ना हमेशा समझने की कोशिश किया करो। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ak = 5k + 1, हमें ये गिवन है। जो हमारी कह रहे हैं ना kth टर्म जो हमें गिवन है वो 5k + 1 है। मैंने ये लिख लिया, जितना मुझे गिवन था अभी तक मैंने उतना किया। फिर मैंने देखा मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सम निकालो n टर्म्स का। तो मुझे n टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला पता है। मैं सबसे पहले मैंने सोचा फॉर्मूला लिख देता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, Sn। क्या हमारा फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 2a + n-1 इंटू में d, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। अब देखो जब हमें गैस क्वेश्चन में बोला होता है कि सम ऑफ 7 टर्म्स निकालो या सम ऑफ 10 टर्म्स निकालो, तो हमें n की वैल्यू दी होती है। जैसे हमें क्वेश्चन में बोला होता है सम ऑफ 7 टर्म्स निकालो, सम ऑफ 7 टर्म्स, तो हम क्या करते थे, उसको S7 लिख देते थे, ठीक है ना। फिर ऐसे उसको फॉर्मूले में डाल देते थे, n की जगह 7, फिर उस n को फॉर्मूले में डाल देते थे। क्या डालते थे, 7/2 2a + 7-1 इंटू में d, ऐसे करते थे ना। अगर ऐसे मुझे क्वेश्चन में बोला होता है सम ऑफ 8 टर्म्स, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे S8 लिखेंगे तो n की जगह 8 डाल देंगे, 8/2 ऐसे कुछ ऐसे कर देंगे। अब मुझे बोला हुआ सम ऑफ n टर्म्स का सम, तो यहाँ पे n ही आएगा ना, तो यही फॉर्मूले में n ही रहेगा हमारा, n की जगह हम कुछ डाल ही नहीं सकते। सही है। तो n का n रह जाएगा बस। अब हम किस की वैल्यू डाल सकते हैं, a और d की। a और d की कैसे वैल्यू निकालें, अब a और d की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, हमें दिमाग में तो दी नहीं हुई ना, हमारे को क्वेश्चन में बताया कि a और d की वैल्यू है, तो a और d की वैल्यू हमें निकालनी है। बस a और d की वैल्यू को यहाँ पे निकाल के डाल देंगे, क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। अब मुझे यही दिमाग लगाना है कि a और d की वैल्यू कैसे निकलेगी, a की और d की। अब देखते हैं। मैंने कहा a तो होता है मेरा फर्स्ट टर्म, सही है, मतलब a1 जो a1 होता है वो मेरा फर्स्ट टर्म होता था। मैंने सोचा जो मेरा d होता है, d देखो क्या होता है, d = मेरा ये नहीं होता a2 - a1, सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं। तो बेसिकली मैं ये दिमाग से ये सोच रहा हूँ, अगर मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाए और सेकंड टर्म मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि जो मेरी फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, a = a1, यही तो होता है। अगर मेरी फर्स्ट टर्म मुझे मिल गई और सेकंड टर्म मेरे को मिल गई ना, तो मेरा d भी निकल जाएगा और a भी निकल जाएगा। अब मुझे इस पे काम करना है। मैंने सोचा a1 कैसे निकालूं और a2 कैसे निकालूं। मैंने देखा k की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ तो मेरा a1 आ जाएगा, अगर यहाँ पे मैं k की जगह 2 डाल देता हूँ तो a2 नहीं निकल जाएगा। तो मैंने सोचा मेरा काम तो हो गया, बस इसमें डाल दो। मुझे क्या दिया हुआ, a के दिया हुआ ना, k = 5k + 1 ये दिया है, तो इसमें a1 डाल दो, मतलब k की जगह 1 डाल दो तो मेरा a1 आ जाएगा। 5 इंटू में 1 + 1 = कितना आया, 6 आ गया ना a1। ऐसे ही a2 डाल दो, a2 निकाल दो, k की जगह बस 2 डाल रहा हूँ मैं। 5 इंटू में 2 + 1 कितना आ गया, 11। मेरा a1 6 आ गया, a2 11 आ गया। बस अब निकाल दो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी a2 - a1 = 11 - 6 = 5। d की वैल्यू मेरी 5 आ गई, d की वैल्यू 5 आ गई और a तो मेरा a1 ही है, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू है कितनी आ गई, a की वैल्यू 6, a1 की वैल्यू 6 है। दैट्स इट, d = 5 आ गया, a = 6 आ गया। अब इसको इस फॉर्मूले में डाल दो, क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आ जाएगा हमारा, n/2 2a की जगह क्या डालूंगा, 6, 2 × 6 + n-1 है, n की जगह तो n ही रहेगा, n को तो बदल नहीं सकते हम क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स निकाल रहे हैं हम। n-1 इंटू में d क्या है हमारा 5। अब बस अब इसको सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। n/2 ऐसे कैसे, 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5 का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 5n - 5 हो जाएगा ना। देन = कितना आया, n/2, 12 में से 5 गया, 7 आ गया, ये 7 + 5n, बस यही आंसर होना चाहिए हमारा। आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा पीछे बुक में आ रहा है n/2 5n + 7 आ रहा है, तो एक ही बात है। = इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं n/2
5n पहले है 7 बाद में, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5n + 7 हमारा आंसर। सही है, तो क्वेश्चन 7 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में हमें क्या कह रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। सही है, अब मुझे इतना जैसे जैसे क्वेश्चन में गैस कहता रहता है ना, वैसे वैसे या तो लिखते जाया करो या तो वैसे वैसे दिमाग में सेट करते जाया करो। मैं क्या करता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहता है ना, वैसे वैसे लिखता जरूर रहता हूँ। कह रहा है इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। अब सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ ना हमें, तो मैं सम ऑफ एन टर्म्स लिख लेता हूँ सबसे पहले। एस एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर। ये हमें सम ऑफ एन टर्म्स दी हुई है। सही है, मैंने अभी इतना पढ़ा। फिर कह रहा है वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स। चलो ये तो ठीक है। कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बेसिकली हमें क्वेश्चन में मेन चीज क्या कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखा दो। कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकाल के दिखा दो आप, ये कह रहा है। मैंने सोचा डी होता क्या है, मैंने सोचा डी होता है a2 माइनस a1, क्योंकि डी का तो मेरे को फॉर्मूला पता है ना, डी इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। मैंने सोचा बेसिकली मुझे क्वेश्चन में कह रहा है a2 और a1 निकाल दो, क्योंकि अगर a2 और a1 आ गए तो फिर मेरा डी तो अपने आप ही आ जाएगा ना। तो मुझे बेसिकली a2 और a1 निकालना है। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में। मुझे कह रहा है a2 और a1 निकाल दो। मैंने सोचा यार a2 a1 कैसे आएगा, मुझे तो सम दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स। सही है, a2 a1 कैसे आ सकता है। या तो मुझे nth टर्म दी होती तब तो मैं निकाल लेता, जैसे मुझे अगर ऐसे nth टर्म दी होती, nth टर्म दी होती a n इज इक्वल टू ऐसे कुछ दिया होता, जैसे मुझे क्वेश्चन 7 में नहीं दिया हुआ था a k इज इक्वल टू 5k + 1 ऐसे दिया होता, तो इससे तो मैं आराम से a1 a2 निकाल देता है। a1 इज इक्वल टू आ जाता है 6, 5 × 1 + 6, a2 आ जाता है 11, 5 × 2 + 1। सही है, ऐसे तो मैं निकाल सकता था अगर मुझे nth टर्म या kth टर्म कुछ भी टर्म दी होती, पर मुझे सम दिया हुआ यार, ये तो दिक्कत कर रहे हैं। देखो इसका कंसेप्ट क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मुझे कोई एपी दी हुई है, एपी दी हुई है मुझे, जैसे कोई भी एपी ले लो, मैं ले लेता हूँ 1 3 5 7 9, ऐसे कोई एपी दी हुई है मुझे। सही है, अब आप खुद हल्का सा दिमाग लगाना, ठीक है ना, बिल्कुल जरा सा दिमाग लगेगा और आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो जो अगर मुझे क्वेश्चन में बोला हो सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो क्या होंगी, पहली 3 टर्म्स का सम का प्लस कर दो, 1 + 3 + 5, यही होगा ना। अगर मुझे क्वेश्चन में बोला हो सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स, तो पहली 2 टर्म्स का सम कर दो, 1 + 3 हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। अगर मुझे क्वेश्चन में बोला हो सम ऑफ 1 टर्म्स, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ पहली वाली टर्म ही तो लिखूंगा, क्योंकि एक टर्म का ही सम है। तो सम ऑफ 1 टर्म क्या होगा, सम ऑफ 1 टर्म इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हल्का सा दिमाग लगाओ, जो मेरी 1 है ये फर्स्ट टर्म नहीं है, ये सिर्फ यही चीज कह रहा हूँ, ये वाली चीज, ये मेरी फर्स्ट टर्म नहीं होती, ये इज इक्वल टू a1 नहीं हो जाएगा। तो मेरा कंसेप्ट क्या निकला, s1 जो होता है ना हमेशा सम ऑफ 1 टर्म इज इक्वल टू हमेशा a1 के इक्वल होता है, हमेशा सम ऑफ 1 टर्म्स इज इक्वल टू a1। सही है ना बिल्कुल। अब यही चीज का कंसेप्ट यहाँ से लगेगा, मेरा a1 तो आसानी से निकल आएगा। ठीक है, मैंने कहा अभी a1 निकल रहा तो a1 तो निकालो, फिर a2 की बाद में सोचता हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा a1 निकालता हूँ सबसे पहले। तो सम ऑफ 1 टर्म्स, सम ऑफ 1 टर्म इज इक्वल टू a1। सही है ना, सम ऑफ 1 टर्म हमेशा a1 के इक्वल होगा, a1 कह लो या a कह लो, एक ही बात है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने n की जगह 1 डाला ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अंदर n की जगह 1 डाल दो, p इंटू में 1 प्लस q इंटू में 1 का स्क्वायर। कितना आ गया ये, p + q आ जाएगा ना, p + q आ गया। तो सम ऑफ 1 टर्म्स इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू p + q आ गया, मीन्स मेरा a1 आ गया, a1 इज इक्वल टू p + q आ गया। अब मुझे a2 पे ध्यान देना, क्योंकि मुझे बेसिकली a1 और a2 निकालना है, उसके बाद d तो मेरा निकल जाएगा। तो a1 तो मेरा आ गया। अब मैंने सोचा यार a2 कैसे निकालूं, मैंने सोचा जो सम, अगर मैं सम ऑफ 2 टर्म्स निकाल दूं, सम ऑफ 2 टर्म्स, इसी एपी में देखो, ठीक है, अगर मैं सम ऑफ 2 टर्म्स निकालूं तो सम ऑफ 2 टर्म्स होता क्या है, बेसिकली a1 + a2 ही तो होता है, a1 + a2, पहली वाली टर्म प्लस दूसरी वाली टर्म, यही तो होता है। अब मैंने सोचा मेरा a1 तो निकल गया, a1 मेरा निकल गया, अब a1 को यहाँ पे डाल दूंगा तो मेरा a2 आ जाएगा। समझो कैसे, नहीं समझो तो बस अभी समझ, 1 सेकंड में समझ जाओगे, देखना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे सम ऑफ 2 टर्म्स निकालता हूँ, s2 निकालता हूँ, s2 देखो क्या आएगा, अभी बस निकालो, एक मिनट के लिए ना ऐसे समझो कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ बस। सही है, अभी मैं समझाऊंगा आपको, एक एक चीज समझ आएगी, पक्का कह रहा हूँ। देखो मैंने सोचा सम ऑफ 2 टर्म्स निकालता हूँ, सम ऑफ 2 टर्म्स होता क्या है मेरे को पता है a1 + a2 होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म भी तो होगा। सम ऑफ 2 टर्म्स देखो, सम ऑफ 2 टर्म्स क्या आता है, 1 + 3 तो आया था, पहली वाली टर्म प्लस दूसरी वाली टर्म। तो सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होता है, a1 + a2। अब मैंने सम ऑफ 2 टर्म्स इसके हिसाब से निकाला, जो मुझे सम दिया हो ना sn, इसके हिसाब से निकाला मैंने। n की जगह यहाँ पे 2 डाला था ना, अब यहाँ पे भी अंदर n की जगह 2 डाल देता हूँ सारी जगह, तो मेरा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इंटू में 1, p इंटू में 2, सॉरी n की जगह 2 डाल रहा हूँ मैं, p इंटू में 2 प्लस q इंटू में 2 का स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व कर दो तो हमारा a1 + a2 आ जाएगा, a1 + a2। सम ऑफ 2 टर्म्स हमारा a1 + a2 ही तो है। ये क्या कितना है, p इंटू 2 2p हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू क्यू हो जाएगा ना, 4q हो गया ये।
अब इतना मेरा आ गया। अब मैंने सोचा मैंने A1 तो निकाल दिया पी प्लस क्यू, अब A1 की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ ना, तो फिर मेरा A2 निकल आएगा। A1 की वैल्यू जो पी प्लस क्यू आई है उसको यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल दूंगा तो फिर मेरा A2 निकल जाएगा। इस A1 वाली चीज़ को पूरी इधर ले जाऊंगा मैं, मेरा A2 नहीं आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, इसको मान लो 1, यहाँ पे लिखो नाउ पुट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू A1 इन इक्वेशन सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकते थे नाउ पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकेंड, एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो। अब A1 की जगह पी प्लस क्यू डाल दो, पी प्लस क्यू डाला प्लस A2 इज इक्वल टू 2p प्लस 4q इज इक्वल टू A2 कितना आ जाएगा, देखो A2 p प्लस क्यू को इधर ले जाओ तो 2p प्लस 4q, ऐसे कैसे p प्लस क्यू इधर चले जाएंगे तो ये माइनस का p हो जाएगा, माइनस का q हो जाएगा। सही है, तो हमारे A2 की वैल्यू नहीं आ गई। A2 कितना आ गया, 2p में से p माइनस किया तो p आ गया, 4q में से q माइनस किया तो प्लस का 3q हो गया। समझो मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया, मैंने A1 की तो वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि सम ऑफ वन टर्म्स तो A1 होगा हमेशा। सही है, अब मैंने सोचा मेरा A1 निकल गया, अब दिमाग में बिठा लो कि मेरा A1 निकल गया, A1 निकल गया। मैंने सोचा सम ऑफ टू टर्म्स क्या होता है, A1 प्लस A2 होता है ना, तो सम ऑफ टू टर्म्स मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, मेरा A1 प्लस A2 आ जाएगा। मेरा A1 प्लस A2 आ गया, फिर मैं A1 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दूंगा तो मेरा A2 भी निकल जाएगा। सही है ना, यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया। हल्का सा बस दिमाग लगाने की जरूरत होती है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। तो देखो मेरा A1 भी आ गया, A2 भी आ गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है ना मुझे, D निकालना है, तो निकाल देंगे, A2 माइनस A1 कर दो। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना आएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 कितना है, A2 अगली लाइन में लिख देते हैं, A2 है मेरा p प्लस 3q, p प्लस 3q माइनस करना है उसमें से p प्लस q माइनस करना है, p प्लस q, ये चीज़ माइनस कर देंगे अब हम यहाँ से, इसको खोल देते हैं, p प्लस 3q ऐसे कैसे, देन माइनस p, ये हो जाएगा माइनस q। अब इसमें से काट दो, p से पे तो p चला ही गया, तो 3q में से q माइनस करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 2q नहीं आ जाएगा, 2q। तो कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया मेरा, d इज इक्वल टू 2q, मेरा आंसर। सही है, तो क्वेश्चन 8 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th क्या कह रहा है, कह रहा है द सम्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू APs आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जैसे मान लो कोई हमारे पास दो APs गिवन है, एक AP1 और एक AP2, मान लो कुछ भी मान सकते हो। कह रहे हैं आपको ना हमने दो AP दी हुई है, कह रहा है इन दोनों का जो सम ऑफ एन टर्म्स होगा ना, जैसे मान लो AP1 का भी कुछ सम ऑफ एन टर्म्स होगा, सही है, ऐसे ही कुछ AP2 का भी सम ऑफ एन टर्म्स होगा। कह रहा है जो इन दोनों का सम ऑफ एन टर्म्स है ना, उसकी रेशियो हम आपको ये दे रहे हैं 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6। मीन्स क्या, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP1 की जो कुछ सम ऑफ एन टर्म्स होगी ना, कह रहा है अपॉन में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP2 इज इक्वल टू हमें ये दी हुई है, बस इन दोनों की रेशियो दी हुई है, इस AP1 की सम ऑफ एन टर्म्स अपॉन में AP2 की सम ऑफ एन टर्म्स, इसकी हमें ये रेशियो दी हुई है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ये निकाल के दिखा दो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, मतलब जो AP1 की 18th टर्म होगी और जो AP2 की 18th टर्म होगी ना, कह रहा है बस उन दोनों की रेशियो निकाल के दिखा दो, और हमें कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से। सही है, बस हमें इतना करना है। अब इसको मैंने सोचा कैसे कर सकते हैं, जो हमें गिवन, मैंने आपको बताया जो भी हमें गिवन होता है ना उस पर उससे हम काम करना चालू करते हैं। मैंने देखा मुझे गिवन क्या है, ये गिवन है ना सम ऑफ एन टर्म्स की ये रेशियो दोनों की, ये मुझे गिवन है। मैंने कहा इससे काम करना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया, मैंने देखा मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले जो निकालना है उसको मैं हल्का सा ना रफ वर्क में लिख लेता हूँ। मैंने देखा मुझे निकालना है इसकी 18th टर्म A18 अपॉन में इसकी 18th टर्म क्या होगी, इसकी 18th टर्म को मैं ऐसे मान लेता हूँ, बड़ा ये मान लेता हूँ A18, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे ये निकालना है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे रफ में रख दिया, आप भी ऐसे अपने रफ में रख लिया करो। अब मैंने सोचा इसकी सम ऑफ एन टर्म्स लिखता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ एन टर्म्स होंगी क्या, सम ऑफ एन टर्म्स का हमें फॉर्मूला पता है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा दो। मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ सम ऑफ एन टर्म्स का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। अब देखो मैंने AP1 में तो स्मॉल a और स्मॉल d लगा दिया ना, जैसे समझ लो मैंने इसमें लिया, इसमें मान लो मैंने फर्स्ट टर्म ली a, फर्स्ट टर्म a मान ली मैंने, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d मान लिया मैंने, स्मॉल d। अब AP2 में अगर मैंने इसमें स्मॉल a माना, इसमें स्मॉल d माना, तो AP2 तो अलग है ना, AP1 से डिफरेंट है AP2, तो उसमें मैं ये चीज़ नहीं ले सकता, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू स्मॉल a और स्मॉल d नहीं ले सकता, इसमें कुछ और ले लेता हूँ। इसमें जैसे मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट टर्म जो है मेरी, फर्स्ट टर्म को कुछ भी मान लो, जैसे मैं बिग a ले लेता हूँ, बिग a, ठीक है। ऐसी कॉमन डिफरेंस को बिग d ले लेता हूँ, बस थोड़ा सा अलग लेना है। कॉमन डिफरेंस लिख दिया मैंने, कॉमन
डिफरेंस इज इक्वल टू बिग डी ले लेते हैं इसमें। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने सोचा चलो इसमें फॉर्मूलास लगा देते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP1 मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जो हमारा फॉर्मूला होता है। अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP2 सेकंड AP में क्या मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, बस ए और डी की जगह बिग ए और बिग डी रख दूंगा बस। n अपॉन में 2a प्लस n-1 इंटू में d। सही है, ये हमें दिया हुआ है 5n+4 अपॉन में 9n+6, क्योंकि जो मुझे गिवन होता है ना ज़्यादातर मैं हमेशा उसी से काम करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने देखा चलो मेरा इतना हो गया, मैंने देखा मुझे निकालना क्या था, फिर मैं हमेशा जो मुझे निकालना होता है ना उसको साथ साथ देखते रहता हूँ कि मुझे निकालना क्या है। मैंने देखा मुझे निकालना है 18th टर्म अपॉन में 18th टर्म, AP1 की 18th टर्म अपॉन में AP2 की 18th टर्म, ये निकालना है, इसी का रेशो निकालना है। मैंने कहा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप खुद सोचो मैं इसको लिख क्या सकता हूँ। मैंने सोचा मैं इसको लिख सकता हूँ a+17d। ये लिख नहीं सकता, मैंने आपको सिखाया था जो भी यहाँ पे होता है उससे एक कम d से पहले आ जाता है। ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a+17d, ये लिख सकता हूँ ना। जैसे मैंने ये चीज़ आपको बताई हुई है, ये कितनी बार मैंने आपको बता दिया कि मैं जैसे मुझे a20 बोला हो, a20 को मैं क्या लिख सकता हूँ a+19d। ऐसे अगर मुझे a30 या a37 बोला हो, ऐसे कुछ भी बोला हो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे a+36d। मतलब यहाँ से एक कम हमेशा यहाँ पे आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, a और d हमेशा सेम ही रहते हैं। तो मैंने सोचा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने देखा अब मेरे को किसी तरह इसको ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ बना सकता हूँ मैं इसको। मैंने सोचा अभी दिमाग में सोच रहा हूँ मैं कि इसको ऐसा कुछ बना सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो मैं इसके आगे तो कुछ कर नहीं पा रहा। देखो मैं ज़्यादा से क्या कर सकता हूँ, मैंने इससे ये काट दिया n/2 से n/2, और तो कुछ इससे आगे क्वेश्चन बढ़ ही नहीं रहा। देखो मैं क्या कर सकता हूँ इससे आगे, आप खुद सोचो। कई बच्चे कहेंगे सर आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कई बच्चे कहेंगे, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा। पर कई जगह ऐसा क्या होता है, कई जगह होता है मुझे ना जो निकालना होता है ना उसको देखते हुए चलना पड़ता है आगे। मुझे निकालना क्या है a+17d अपॉन में बिग a+17d, ये निकालना है ना, तो मुझे इसको देखते देखते आगे बढ़ना है कि कोई भी गलत स्टेप ना हो। मैंने देखा जो मेरा ये LHS में चल रहा है, देखो LHS में चल रहा है, ये थोड़ा थोड़ा इसके जैसा लग रहा है। इधर भी मतलब a+d है, यहाँ पे भी बिग a+d है। मैंने कहा ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इसके जैसी लग रही है मुझे थोड़ी थोड़ी। मैंने ऐसे सोचा, मैं यार इसी को ही इसको इसके जैसा बना देता हूँ या इसको इसके जैसा बना देता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ यार, हो सकता है कुछ बन जाए मेरा काम। मैंने सोचा इसको बना देता हूँ, इसको थोड़ा बनाना आसान है। मैंने देखा इधर ए है ना, इधर 2a है और इधर ए है। मैंने देखा सबसे पहले ना तो इसको ना 2a बना देता हूँ। कैसे बना दूंगा, ऐसे अपने आप थोड़ा बना दूंगा लिख के। मैं क्या करूँगा, बोथ साइड मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आप यहाँ पे कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको अच्छे से। a18 अपॉन में a18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a+17d अपॉन में a+17d, यही होगा ना। देन अब मैंने सोचा इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, कुछ ना कुछ ये ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ऐसा। मैंने कहा ऐसा कुछ बन जाएगा तो मेरा आंसर ईजी हो जाएगा, और कुछ नहीं है। फिर मैंने देखा इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ लिख दो, या ऐसे कर दो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। सही है, तो मैंने क्या किया, अब देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या 3 से या 4 से, किसी से भी मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए हम कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, और जैसे मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो असली में आंसर क्या आएगा, 2 से 2 तो हमारा कट ही जाएगा ना। मैं यहाँ पे 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, असली में मेरा 10 से 10 कट जाएगा, आंसर मेरा यही आ जाएगा जो बचा था। इसलिए हम कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। तो मैंने कर दिया, क्या आ जाएगा ये 2 इंटू में a+17d अपॉन में 2 a+17d यार a+17d यही आएगा ना। तो अब इसको लिख दो खोल के, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2a+34d हो गया ना ये, अपॉन में 2a+34d। अब मैंने देखा मेरा 2a एक जैसा बन गया, ये भी 2a बन गया। अब मैं यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n-1 है। मैंने देखा अब मैं 34 से n-1 थोड़ा बना सकता हूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता 34 से n बन जाए। नंबर से तो नंबर बन जाता है, अब 34 से n थोड़ा बन जाएगा। तो मैंने सोचा मैं ना इसका कंपेयर करता हूँ, इससे इसको कंपेयर कराता हूँ, इसके LHS से इसको। मैंने देखो कंपेयर कराया, देखो हल्का सा दिमाग यूज़ करो बस। मैंने देखा यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2a है। मैंने देखा यहाँ पे n-d है, यहाँ पे 34d है। सही है, अब मैंने ऊपर वाले मैंने देखा यहाँ पे n-1 की जगह यहाँ पे 34 है बस, बाकी सब तो सेम है। फिर मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भी 2a है।
फिर यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे भी n-1 की जगह 34 है, और यहाँ पे बिग डी है, यहाँ पे भी बिग डी है। मैंने देखो जो n-1 है ना, इसकी वैल्यू यहाँ से कंपेयर कराने में मुझे 34 मिल रही है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो मैंने कहा यार मिल रही है तो बना दो ना। तो मैंने देखा यहाँ पे बाय कंपेयर, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे लिख दो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन we can say n-1 is equals to 34, which implies that n is equals to कितना आ जाएगा, -1 इधर चला जाएगा तो 34 + 1 35 हो जाएगा ना, 34 + 1 n is equals to हमारा कितना आ गया 35। नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, n is equals to 35 आ गया हमारा। अभी तक तो सबको समझ आ गया होगा। अब मैंने देखा n is equals to मेरा 35 आ गया है, जब मेरी n की वैल्यू आ गई है तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं, n की वैल्यू को यहाँ पे और यहाँ पे सारा डाल देते हैं ना, यहाँ पे सारा डाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो मैंने कैसे सोचा, क्योंकि मैंने देखा मैंने निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है a + 17d अपॉन में a + 17d, यही निकालना है ना। अब इसी को ही तो मैंने कन्वर्ट करके ये बनाया, ये चीज़ बनाई है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे को ये निकालना है, मैं ये भी कह सकता हूँ मेरे को ये निकालना है, दोनों एक ही तो चीज़ है। मैंने आपको पता है देखो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया है, बस 2 से 2 काट दूंगा तो इससे ये बन जाएगा दोबारा। ये दोनों सेम ही है, एक ही चीज़ है, चाहे मैं ये निकाल दूँ चाहे मैं ये निकाल दूँ, दोनों एक ही बात है। तो मैंने देखा अब मुझे अगर ये निकालना है 2a + 34d, ये निकालना है ना, और मेरी n की वैल्यू क्या आई है 35 आई है। तो अगर मैं इस n की वैल्यू को 35 को अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो मेरा ये चीज़ तो बन जाएगी। देखो 2a + 35 में से मैं 1 माइनस करूँगा तो 34d हो जाएगा, ये यहाँ पे भी 2a + 34d हो जाएगा ये भी। तो मेरे को यही तो निकालना है, ये चीज़ मेरी ये आ जाएगी। यहाँ पे भी n की वैल्यू को 35 डाल दूंगा तो मेरे बस इसको सॉल्व करूँगा मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने इसलिए ऐसे सोचा। अब देखो इसको करते हैं, मैंने देखा n की जगह यहाँ पे 35 डाल देता हूँ, n की जगह यहाँ पे 35 डाल दो, पुट n इज इक्वल्स टू 35 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा 2a + 35 - 1 इंटू में d अपॉन में 2a + 35 - 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू, अब LHS में हमने n की वैल्यू डाल दिया तो RHS में भी तो डालेंगे ना। तो क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 35 + 4 अपॉन में 9 इंटू में 35 + 6, यहाँ पे भी डाल दी मैंने n की वैल्यू। बस अब इसको सॉल्व कर दो, 2a + 34d इज इक्वल्स टू अपॉन में 2a + 34d इज इक्वल्स टू, देखो मेरे को यही चीज़ तो निकालनी थी, यही चीज़ निकालनी है तो मेरी यही चीज़ आ रही है, सही है। देन अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, 35 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 175 + 4 179 हो जाएगा, ये 179 हो गया। देन 35 इंटू में 10 350 होता है, 350 में से मैं 35 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा, 315 + 6 321, सही है। मैंने बेसिकली 35 इंटू में 9 ही किया है, 35 इंटू में 9 कितना हुआ 315, 315 + 6 321 हो गया ये। देन अब बस मेरे को ये चीज़ निकालनी थी, मेरी ये चीज़ आ गई। अब आप एक स्टेप और बढ़ा के ये भी लिख सकते हो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर निकाल दो, 2 ऐसे बाहर, हमने पहले 2 का मल्टीप्लाई किया था ना, अब हम 2 बाहर निकाल रहे हैं ताकि उसको काट के यही दोबारा यही वाली चीज़ बना देंगे दोबारा, सही है ना। तो 2 मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या a + 17d कॉमन आ गया ना, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, नीचे से भी 2 कॉमन ले लूँगा, a + 17d, 2 से 2 काट दिया मैंने तो मेरा आंसर क्या आ गया 179 अपॉन में 321, सही है। देन अभी a + 17d असली में हमारा था क्या 18th टर्म ही तो थी, a18 और ये अपॉन में बिग A18 था, तो इसको लिख दो बस a18 अपॉन में a18 इज इक्वल्स टू 179/321, ये मेरा आंसर। तो क्वेश्चन 9th हो गया हमारा कंप्लीट। इस क्वेश्चन को ना गाइस कम से कम 2 बार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आपको पक्का मिलेगा ये। अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th हमारा क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p + q टर्म्स। देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है जो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स है ना, एक कोई कह रहा है कोई एक AP है, उसमें सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू है सम ऑफ q टर्म्स। जैसे देखो हमारा सम ऑफ n टर्म्स क्या होता था, सम ऑफ n टर्म्स हमारा क्या होता था SN नहीं होता था, SN सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ p टर्म्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SP हो जाएगा ना। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ सम ऑफ q टर्म्स क्या हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा SQ हो जाएगा, सही है। तो मुझे बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जो सम ऑफ p टर्म्स है ना वो इक्वल है सम ऑफ q टर्म्स के, ये दोनों इक्वल है।
तो मैंने जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले वो लिख देता हूँ, सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स। ये मुझे गिवन है, कह रहे हैं फाइंड करो देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। अब देखो सम ऑफ एन टर्म्स एस एन होता है, सम ऑफ पी टर्म्स एस पी होता है, सम ऑफ क्यू टर्म्स एस क्यू होता है। अब सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या होगा, फिर आप खुद पता लगाओ। सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या हो जाएगा, एस पी प्लस क्यू नहीं हो जाएगा यहाँ पे, बस पी प्लस क्यू लग जाएगा। तो मुझे ये चीज फाइंड करनी है बस, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं पी प्लस क्यू, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, ये फाइंड करना है बस मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने आपको बताया जब भी गैस मुझे कुछ गिवन होता है ना, मैं उससे खेलना स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब मुझे यहाँ पे कुछ गिवन है ना, उससे स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन की मैं क्या कर सकता हूँ, उसको उसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ। मैंने देखा मुझे दोनों साइड सम दिए हुए, सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, सम दिए हुए ना मुझे दोनों साइड। मैंने सोचा कि दोनों में ना सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। जो मेरा सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, जो ये मेरा सम का फॉर्मूला है, ये दोनों जगह लगा देता हूँ। मेरे को सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है ना, ये मुझे सम ऑफ पी टर्म्स का फॉर्मूला लगाना, तो बस एन की जगह यहाँ पे पी रख दूंगा फॉर्मूले में, एन की जगह पी रख दूंगा तो मेरा एस पी निकल जाएगा। एन की जगह मैं क्यू रख दूंगा तो मेरा एस क्यू निकल जाएगा। इस फॉर्मूले में एन की जगह क्यू रख दूंगा तो मेरा एस क्यू निकल जाएगा। सही है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके एस पी और एस क्यू निकालता हूँ। ठीक है, इतना करते हैं, फिर मैंने सोचा आगे देखेंगे जो होगा। तो मैंने निकाला एस पी क्या आ जाएगा, पी बाय टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी। सम का फॉर्मूला बस मैंने यूज किया और कुछ नहीं किया। सम ऑफ क्यू टर्म्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी। सही है, अब देखो मैंने देखा जो जो कट रहा है उसको काट दो। मैंने देखा नीचे यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, टू से टू कट रहा है, इसको काट दो ना। फिर मैंने देखा अब और कुछ तो आगे हो नहीं रहा, तो मैंने कहा इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पी का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और क्यू का यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर देखेंगे आगे कुछ बनता है। तो मैंने देखा पी का यहाँ पे मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, टू ए पी हो जाएगा ये, प्लस अब पी का मैं यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ और साथ साथ डी का भी यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करता हुआ जाऊंगा। ठीक है, एक ही स्टेप में दोनों कर दूंगा, पी का भी यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और डी का भी कर दूंगा। तो पी का मैंने यहाँ पे किया तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर और डी का करूंगा अंदर तो पी स्क्वायर डी हो जाएगा ना, पी स्क्वायर डी। ऐसे ही अब मैंने पी का यहाँ पे किया तो माइनस पी हो जाएगा, ये पी का माइनस वन में मल्टीप्लाई किया तो माइनस पी हो जाएगा ना। तो माइनस पी इंटू में डी क्या हो जाएगा, माइनस पी डी हो जाएगा ना, माइनस पी डी। ऐसे ही आपको भी एक एक स्टेप बचाना है, माइनस पी डी हो गया ये इज इक्वल टू, ऐसे इसमें करो क्यू का यहाँ मल्टीप्लाई करो, टू ए क्यू हो गया, देन प्लस क्यू का यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्यू स्क्वायर हो गया ना, क्यू स्क्वायर। देन डी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्यू स्क्वायर डी हो जाएगा ना, क्यू स्क्वायर डी। ऐसे ही क्यू का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस क्यू हो गया, फिर डी का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस क्यू डी हो जाएगा, ये माइनस क्यू डी। अब मैंने सोचा मैं आगे और क्या कर सकता हूँ। मैंने सोचा अगर मैं देखो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बस मैं और कुछ नहीं सोच रहा। मैंने देखा जो ए वाले टर्म्स है ना, ए जिसमें ए आ रहा है, ए आ रहा है जिसमें, तो उनको एक तरफ कर लेता हूँ, और जिसमें डी डी आ रहा है सब में डी डी कॉमन डिफरेंस वाली टर्म्स, उनको एक तरफ कर लेता हूँ। सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा। तो मैंने देखा इसमें ए है और इसमें ए है, बाकी सब में डी है, तो मतलब इसको ए वाले को इधर ले आता हूँ और डी वाले को इसको इधर ले जाऊंगा। तो मैंने ऐसे किया टू ए पी, अब टू ए क्यू क्यू इधर ले आया तो टू ए क्यू माइनस में हो जाएगा, टू ए क्यू माइनस इज इक्वल टू, इधर क्या बचा क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, इधर यही बचा ना। अब इस वाली जो टी टी वाली डी वाली टर्म्स हैं, जो डी वाली, इन दोनों को इधर ले जाऊंगा, क्या आ जाएगा प्लस पी स्क्वायर डी, इधर जाके माइनस पी स्क्वायर डी हो जाएगा, ये माइनस पी डी है, इधर जाके प्लस पी डी हो जाएगा ये। सही है, अभी तक मैंने इतना सोचा। अब मैंने सोचा देखो इधर टू ए कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से टू ए कॉमन मिल रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, टू ए कॉमन मिल रहा है तो ले लो। बचा क्या, इधर पी बचा, इधर इधर क्या बचा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इधर क्या बचा क्यू बचा। सही है, टू ए तो कॉमन चला गया इज इक्वल टू, अब मैंने इधर देखा इन चारों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है। मैंने देखा सब में डी आ रहा है, मैंने डी आ रहा है तो कॉमन ले लो ना, डी डी मैंने कॉमन ले लिया। बचा क्या, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बचा, माइनस क्यू बचा, यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर बचा यहाँ पे। सही है, देन प्लस का यहाँ पे बचेगा पी। अब मैंने देखा, मैंने ना थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा देखो इधर पी माइनस क्यू आ रहा है, मैंने देखा इधर इधर पी और क्यू में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैंने देखा यहाँ पे पी स्क्वायर, ये पी, ये क्यू स्क्वायर, ये क्यू, मैंने देखा यहाँ पे भी पी क्यू में चल रहा है, यहाँ पे भी पी क्यू में चल रहा है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करता हूँ कि ये पी माइनस क्यू यहाँ पे कहीं कुछ ना कुछ बना के कट जाए ये, ताकि थोड़ा सा सॉल्व हो ना क्वेश्चन, ये मैं सोच रहा हूँ। मैंने सोचा यहाँ पे पी माइनस क्यू है तो यहाँ पे भी किसी तरह पी माइनस क्यू बनाता हूँ, इसको कुछ ना कुछ करता हूँ। मैंने देखा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने सोचा डी तो बाहर ऐसे कैसे है अभी, मैंने सोचा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर,
और माइनस क्यू को अभी के लिए इधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा प्लस पी माइनस क्यू। मैंने इसलिए ऐसे किया, मैंने देखा क्योंकि मेरा एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है मेरा एक फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है ना एक। तो मैंने सोचा ऐसे ही मैं इसमें एक फॉर्मूला लगा दूंगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना, पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करना पड़ेगा इसको, क्योंकि देखो जब मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करूंगा तभी तो मेरा पी माइनस क्यू आएगा। देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, ऐसे होता है ना। तो अगर मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करूंगा तभी मेरा पी माइनस क्यू आएगा, वरना अगर मैं क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी। तो मेरा ये तो कटेगा नहीं क्यू माइनस पी से, क्योंकि यहाँ पे पी माइनस क्यू है। मैं अभी ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि यहाँ से ना कुछ कट जाए। तो मैंने देखा मुझे अगर इसको क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बनाना है, इसको अगर मुझे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को अगर मुझे ये बनाना है, अगर मुझे ये बनाना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो मैं क्या करूँ बताओ, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ये है ना क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसके अंदर मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सोचा अगर मैं ये जो मेरी टर्म है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, इसमें से माइनस कॉमन बाहर निकाल दूं, क्योंकि जब भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ ना तो दोनों के साइन पलट जाते हैं। इसमें से अगर मैं देखो मैं माइनस कॉमन लूंगा, माइनस, क्योंकि इसमें तो देखो असली में माइनस है ही नहीं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले ही नहीं सकते, पर जब भी मुझे साइन पलटने होते हैं ना दोनों के, क्योंकि मुझे क्या करना है माइनस पी स्क्वायर से प्लस पी स्क्वायर बनाना है और क्यू स्क्वायर से माइनस क्यू स्क्वायर बनाना है, तो दोनों के साइन पलटने हैं ना, तो जब भी साइन पलटने होते हैं तो मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ जब भी साइन पलटने होते हैं। तो देखो कॉमन क्या लेता हूँ, माइनस का साइन हमेशा। तो देखो मुझे इन दोनों के साइन पलटने हैं, क्यू स्क्वायर का माइनस क्यू स्क्वायर बनाना है और माइनस पी स्क्वायर का प्लस पी स्क्वायर बनाना है, साइन पलटने हैं ना इसके। तो मैं क्या करूँगा माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस को कॉमन ले लूँगा तो अब देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा माइनस का क्यू स्क्वायर, इधर क्या बचेगा प्लस का पी स्क्वायर, इन दोनों के साइन पलट गए। अब साइन कैसे पलट, अगर देखो अब साइन मैंने इसलिए पलटे, देखो मैं माइनस का इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जब जब मैं माइनस का ये जो माइनस मैंने बाहर लिया कॉमन, इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा या माइनस का, तो ये चीज़ दोबारा यही आ जाएगी, इसलिए मैंने इसकी साइन पलट दिया। देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस पी स्क्वायर, ये चीज़ तो दोबारा आ गई ना। तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जब भी मुझे साइन पलटने होते हैं ना तो मैं माइनस को कॉमन निकाल देता हूँ, तो साइन पलट जाते हैं अंदर के। तो मैंने ऐसे किया, मैंने क्या किया, अब इन दोनों में से मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस बाहर निकाल दिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस डी लिख दिया मैंने, इसमें से माइनस बाहर निकाल दिया ना मैंने। या अभी के लिए ऐसे समझो, अभी के लिए डी ऐसे कैसे रहने दो, अंदर ही कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा माइनस कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों में से, बचा क्या माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हो गया सही है, दोनों के साइन पलट गए माइनस बाहर ले लेने से। बाकी अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस पी माइनस क्यू, यहाँ पे तो प्लस पी माइनस क्यू ही चल रहा है, प्लस पी माइनस क्यू ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, जो बचा वो ऐसे कैसे। अब मैंने देखा इसको खोल दो मतलब इसको आगे पीछे लिख दो, अभी एक स्टेप में आगे पीछे करके लिख दो, माइनस क्यू माइनस देन पी स्क्वायर को पहले लिख दो, माइनस को बाद में लिख दो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू, क्योंकि मैंने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है ना, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू लगा दूंगा इसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा डी माइनस का साइन ऐसे कैसे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू इंटू में पी माइनस क्यू, ये तो हो जाएगा फॉर्मूला, प्लस पी माइनस क्यू ऐसे कैसे यहाँ पे, इसको चाहे यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, एक ही बात है। इतना मेरा हो गया। अब मैंने देखा दोनों में देखो मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, प्लस साइन के इधर और प्लस साइन के इधर, देखो पी माइनस क्यू कॉमन मिल रहा है ना मेरे को, तो पी माइनस क्यू कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं पी माइनस क्यू, डी बार ऐसे कैसी है, पी माइनस क्यू मैंने और कॉमन ले लिया इसके साथ, तो बचेगा क्या, इधर बचा प्लस साइन के इधर क्या बचा, देखो माइनस पी प्लस क्यू बचा ये बस, और इधर प्लस साइन के इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचता है। सही है, इतना मेरा आ गया। अब मैंने देखा मेरा जो LHS में क्या चल रहा था, 2a p माइनस क्यू चल रहा है ना, ये सारा यहाँ पे 2a p माइनस क्यू उतार दो यहाँ पे एंड में, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2a p माइनस क्यू। अब मैंने देखा p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट नहीं रहा, देखो कट रहा है तो काट दो, इससे ये कट गया, इसलिए मैंने इसलिए मैंने इतना सारा जुगाड़ किया कि मैं p माइनस क्यू से p माइनस क्यू काट दूं, ताकि थोड़ा मेरा सिंप्लीफाई तो हो क्वेश्चन। ओके, फिर मैंने देखा मेरा क्या आ गया, 2a इज इक्वल्स टू डी इंटू में क्या आ गया, इसको खोल दो, चाहे माइनस को खोल दो या ये स्टेप ऐसे लिखना लिख दो, मर्जी है जैसे मर्जी कर दो, मैं खोल के लिख रहा हूँ, माइनस पी माइनस क्यू कर देते हैं इसको, माइनस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देन प्लस 1, इतना मेरा हो गया। अब आप खुद बताओ इससे आगे आप कहीं कुछ कर सकते हो, इतना हो गया, अब हो गया, इससे आगे तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, आप खुद बताओ इससे आगे क्या कर सकते हो,
मैंने सोचा इससे आगे ज़्यादा से क्या कर सकता हूँ, डी का अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं यही कर सकता हूँ ना, और तो कुछ नहीं कर सकता। जो चीज़ मन में आए ना उसको कर दिया करो। मैंने सोचा मेरे मन में आ रहा है डी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, मैंने कहा कर दो फिर, अगर मन में आ रहा तो टेंशन किस बात की। आप चाहो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो मन में अगर आपने सोच लिया कि डी का मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ तो कर दो ना, क्या दिक्कत है। माइनस पी डी माइनस क्यू डी प्लस डी, ये मेरा आ गया, सही है। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, मैंने सोचा यार अभी रुक जाते हैं, अब जो मुझे निकालना था ना उसकी तरफ जाते हैं। मुझे निकालना क्या था, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स निकालना था ना। मैंने कहा चलो अब इसको थोड़ा छेड़ते हैं, इसको भी तो थोड़ा छेड़े, हम इसको ही सॉल्व करते जाएंगे, आंसर ही ना आए हमारा, हो सकता है गलत ही हो जाए। फिर मैंने सोचा इस पे आता हूँ मैं, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स पे। तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या हो जाएगा, मतलब एस पी प्लस क्यू क्या होगा, आप खुद सोचो क्या होगा। एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, जैसे देखो मेरा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है ना। तो एस पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, एन की जगह बस मैं पी प्लस क्यू रख दूंगा यहाँ पे सारी जगह, तो मेरा एस पी प्लस क्यू नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे भी एन की जगह पी प्लस क्यू रख दूंगा, यहाँ पे भी एन की जगह पी प्लस क्यू रख दूंगा, ठीक है। तो मेरा सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स निकल जाएगा। तो क्या होता है, पी प्लस क्यू बाई टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, पी प्लस क्यू होगा पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी, सही है। तो ये मेरा सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स का फॉर्मूला हो गया। अब देखो मैंने सोचा मेरे पास टू ए का थी, टू ए की तो वैल्यू आ रखी है, देखो ये जो मेरा लेफ्ट में चल रहा है इस साइड, टू ए की मेरी वैल्यू आ रखी है। तो टू ए को मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो मेरा सॉल्व हो जाएगा, सही है। तो मैं टू ए का डालता हूँ, फिर आगे सोचूंगा, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो और कुछ सोचूंगा ना। जो मेरे पास आ गया रिजल्ट उसका मैं यूज भी तो करूंगा ना, तभी तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व होएगा, नहीं तो फिर वहीं पे अटका रह जाएगा। तो मैंने कहा पी प्लस क्यू बाई टू, अभी तो ऐसे कैसे ही रखता हूँ इसे, क्योंकि मुझे पी और क्यू की तो वैल्यू दी नहीं हुई, इसकी जगह तो मैं कुछ डाल ही नहीं सकता। मेरी टू ए की वैल्यू आ गई है, मैंने सोचा टू ए की वैल्यू आ गया तो ये डाल देता हूँ टू ए की जगह में। क्या डाल दूंगा, माइनस पी डी माइनस क्यू डी प्लस डी, टू ए की जगह मैंने ये डाल दिया। देन बाकी सारा ऐसे कैसी प्लस, अब इसको भी अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, प्लस का पी डी हो जाएगा, ये पी है ठीक है ना, ये चीज पी है, पी तो क्या हो जाएगा पी डी, देन डी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस क्यू डी माइनस का डी, इतना हो गया। अब मैंने देखा ये माइनस पी डी है, ये प्लस पी डी है, यार ये तो कट रहा है, काट दो ना। फिर मैंने देखा ये माइनस क्यू डी है, ये प्लस क्यू डी है, मैंने कहा ये भी कट रहा है यार। फिर मैंने देखा ये प्लस डी है, ये माइनस डी है, मैंने कहा तो पूरा ही कट गया। सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स ही मुझे निकालना था, यही मेरा निकल गया। सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू क्या है, देखो ये तो सब कट गया तो बचा क्या, जीरो बचा यहाँ पे। तो पी प्लस क्यू बाय टू इंटू में जीरो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा आंसर जीरो नहीं आ जाएगा। किसी के साथ भी जीरो का मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर जीरो आता है। तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या आ गया हमारा, जीरो आंसर आ गया।